लॉरेंस गैंग पर मुंबई से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अलग अलग जेल में शिफ्ट हो सकते हैं लॉरेंस के गुर्गे। मुंबई सेंट्रल की आर्थर रोड जेल में लॉरेंस गैंग के 20 से ज्यादा सदस्य हैं, गुर्गे हैं और इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। आशंका बढ़ गई है, जेल प्रशासन को बड़े गैंग वॉर की आशंका है और इस वजह से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बदमाशों को अलग अलग रखने के लिए कोर्ट में जेल प्रशासन ने अर्जी दी है। कोर्ट से बाकायदा ये अर्जी दी गई है, गुहार लगाई गई है जेल प्रशासन की ओर से कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे अलग अलग जेल में होने चाहिए। किस तरह से लॉरेंस गैंग का आतंक है, आइए आपको बताते हैं। क्यों कोर्ट पहुंचा है जेल प्रशासन, क्या कुछ कहा गया है। दरअसल आर्थर रोड जेल में लॉरेंस गैंग के 20 से ज्यादा बदमाश हैं। लॉरेंस गैंग के गुर्गों के अलग गुट बनाने की आशंका है। मुंबई सेंट्रल की आर्थर रोड जेल में गैंग वॉर की आशंका है इन गुर्गों के बीच में। जेल में दाऊद, छोटा राजन समेत कई और गैंग के सदस्य भी मौजूद हैं पहले से ही। जेल प्रशासन ने कोर्ट में बदमाशों के ट्रांसफर की अर्जी दी है और बदमाशों को अलग अलग जेल में शिफ्ट करने की इजाजत मांगी गई है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। अलग अलग गैंग के जो सदस्य हैं एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, एक बड़े गैंग वॉर की आशंका है क्योंकि पहले से ही जेल में दाऊद और छोटा राजन के गुर्गे भी मौजूद हैं। ऐसे में कोर्ट में जो अर्जी दी गई है उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या मांग रखी गई है जेल प्रशासन की ओर से? देखिए, सबसे प्रमुख बात है कि मुंबई का जो आर्थर रोड जेल है वो उसकी जितनी कैपेसिटी है उसकी अपेक्षाकृत पहले से ज्यादा वहां पर कैदी जेल में बंद हैं। वहीं जिसमें राजन गैंग से लेकर दाऊद कंपनी के कई बड़े गुर्गे जो है जेल में कैद है और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 18 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी इसी जेल में बंद है। इसके अलावा पूर्व में जो सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी उस केस के भी आरोपी इसी जेल में बंद हैं। ऐसे में पुलिस को और प्रशासन को और जेल अथॉरिटी को भी इस बात की आशंका है कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई लगातार जिस तरह से अलग अलग शहरों में अपनी दहशत फैला रहा है, अपने पांव पसार रहा है, तो संभव है कि जेल में भी कहीं ना कहीं अपनी एक डिक्टेटरशिप या फिर अपना एक प्रेजेंस स्थापित करने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। जेल में कोई ऐसे कृत्य हो सकते हैं, इसलिए जेल अथॉरिटी ने कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने अलग अलग जेलों में इन कैदियों को जो खासतौर पर बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं उनको शिफ्ट करने की मांग की है। दरअसल जो कुख्यात बड़े अपराधी होते हैं उनको अंडा सेल में रखा जाता है, लेकिन हर एक कैदी को अंडा सेल में या अलग से स्पेशल सेल में रखा जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में कोर्ट प्रशासन ने इसकी अनुमति मांगी है और अपनी तमाम समस्याओं को कोर्ट के सामने रखा है। मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट इस पर किस तरह का फैसला देता है इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब फैसला आएगा तब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि किन लोगों को खतरा है। डी कंपनी से उन्हें डर है या फिर लॉरेंस बिश्नोई से दूसरी कंपनी के जो गुर्गे हैं उनको डर सता रहा है। तो मामला कोर्ट के अधीन है और अब ये कोर्ट को तय करना है कि क्या किया जा सकता है जेल प्रशासन की ओर से। क्या गुर्गों को अलग रख के गैंग वॉर की जो आशंका है उसे किनारा किया जा सकता है? बड़ी बात राजीव बता रहे हैं। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। हत्या के मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी शुभम लोंकर अभी भी फरार बताया जा रहा है। शूटर शिवम कुमार और गौतम भी अभी फरार बताया जा रहा है। तो इस मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है शुभम लोंकर वो अभी भी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और जो शूटर इसमें इन्वॉल्व था शिव कुमार गौतम भी अभी फरार बताया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और आपको बताते हैं आर्थर रोड जेल में लॉरेंस गैंग जो मौजूद है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से इसके तार हैं। 15 आरोपी जो हैं, सलमान के घर फायरिंग का केस भी है, इसमें भी 5 आरोपी आर्थर रोड जेल में हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी पुलिस की जांच चल रही है। इसके अलावा जो गैंग वॉर की आशंका है उसको लेकर भी जेल प्रशासन बहुत सतर्क है। अब बाबा सिद्दीकी केस में जांच से बड़ा खुलासा हुआ। पुणे का एक नेता भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहा। पुणे से मुंबई पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने नेता के नाम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जरूर बताया है क्राइम ब्रांच की ओर से कि एक नेता भी पुणे का निशाने पर रहा। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जो जांच हो रही है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। खुलासा क्या है देखिए, मुंबई के बाद पुणे में एक और मर्डर की साजिश रची गई थी लॉरेंस गैंग की ओर से। पुणे का एक बड़ा नेता लॉरेंस गैंग के निशाने पर था।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के प्लान बी में शामिल शूटर्स को सुपारी दी गई थी। लॉरेंस गैंग के गुर्गों से पूछताछ और पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। पुलिस जैसे जैसे तह तक जा रही है, हथियारों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे खुलासे कुछ और भी हो रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने पुणे से पिस्टल बरामद की है। हत्या के लिए पुणे से बरामद पिस्टल ही इस्तेमाल होनी थी, ये बताया गया। मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस से जानकारी भी साझा की है और बदमाशों ने रेकी की या नहीं इसका पता लगा रही है पुलिस। और राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, ये जो खुलासा हुआ है कि पुणे का एक नेता इस लॉरेंस गैंग के टारगेट पर था और जो पिस्टल इस्तेमाल की जानी थी वो मिली है, बरामद हुई है, साथ ही इस मामले में और क्या क्या डिटेल्स पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है पुणे से? देखिए, बीते दिनों जो पिस्टल पुणे से रिकवर की गई है उसके बाद में इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दरअसल पुणे के भी एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के या इन शूटरों के निशाने पर थे। वो नेता कौन है? चूंकि पैनिक जैसी सिचुएशन हो सकती है उस परिवार के लिए, उस राजनीतिक पक्ष के उस नेता के लिए, ऐसे में पुलिस ने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से उनको जानकारी दी है कि किस तरह से वो शूटरों के निशाने पर थे ताकि एहतियातन इस पूरे मामले में सुरक्षा के कदम है उठाए जा सके। इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे पुलिस को भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मुंबई में टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद में पुणे के एक नेता के बारे में जानकारी सामने आई, वाकई में चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आखिर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में नेताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं या टारगेट करने की साजिश रच है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या मंशा है? सिर्फ दहशत फैलाना या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? एक और महत्वपूर्ण खुलासा ये हुआ है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की जो टारगेट किलिंग की गई, जो शूटर उस वक्त घटना को अंजाम दिए, उनके अलावा भी शूटरों की एक गैंग रेडी की गई थी। एक प्लान तय किया गया था कि अगर ये गैंग फेल होती है तो दूसरे शूटर के जरिए इस घटना को अंजाम दिलाया जाएगा। अब हालांकि इस दूसरी गैंग में जो शूटर थे उनको भी पुलिस ने पकड़ा है और उन्हीं से पूछताछ में बातें सामने आई है और उन्हीं लोगों से ये पिस्टल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस के इस पूरे मामले में जिस दूसरे नेता के टारगेट करने की बात आ रही है उन लोगों से पूछताछ करके जानने की कोशिश करेगी क्या कभी उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति फॉलो करते हुए दिखा, उनके घर या दफ्तर के आसपास दिखा, वहां के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ साथ में आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्होंने कभी रेकी की थी और इन लोगों को टारगेट करने के लिए उन्हें किसने जिम्मेदारी दी थी। क्योंकि इस पूरे मामले में शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और साथ साथ में शिव कुमार शूटर, ये जो तीन मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं, ये अभी भी क्राइम ब्रांच की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में जब तक ये तीनों गिरफ्तार नहीं होते तब तक ना तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर असली हकीकत सामने आ सकती है और ना ही जो ये पूरी कहानी रची गई है, पुणे के नेता का नाम सामने आ रहा है, वो उसकी पूरी थियरी जो है खुलकर सामने आएगी। तो हर थ्योरी की इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है और ये जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जो राजीव नाम ले रहे हैं, अगर इनकी तलाश पूरी हो जाती है, ये गिरफ्त में आते हैं, तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव के बारे में कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड क्यों हुआ और उसके अलावा अब और कौन कौन मुंबई में, महाराष्ट्र में टारगेट पर है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात पालघर से बरामद हुए कैश की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पालघर से करोड़ों कैश बरामद हुआ है। जी हां, 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कैश बरामदगी की है। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो देखिए आप 500 के जो बंडल हैं वो बरामद किए गए हैं। एक बड़ी तादाद में ये बरामदगी हुई है, बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार अवैध कैश, इलीगल कैश बरामद हो रहा है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एटीएम वैन से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। वहीं भाईंदर इलाके में एटीएम वैन से 1 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस प्रशासन को धोखा देने के लिए एटीएम वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको बता दें ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि अवैध कैश मिलने की तीसरी घटना विरार से भी सामने आई, जहां कैश वैन से पुलिस ने करीब 3 करोड़ रकम जब्त की। लेकिन जो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पालघर की है। देखिए मोटे मोटे बंडल किस तरह से बरामद किए गए हैं कैश के, इलीगल कैश है ये और बताया जा रहा है अब इसकी जांच की जा रही है। कैश कहां से आ रहा था, कहां पर जाना था। आरोपी ड्राइवर इस वक्त शिकंजे में है, गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ चल रही है।
तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं, तैयारियां हो रही हैं, चुनावी प्रचार आगे बढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे सकता है उलेमा बोर्ड। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी के सामने 17 शर्तें रखी हैं। 17 शर्तें मानने पर ही समर्थन दिया जाएगा, इसका ऐलान होगा। उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले को ये चिट्ठी लिखी गई है उलेमा बोर्ड की ओर से कि अगर आप ये 17 शर्तें मान लेते हैं तो फिर हमारा समर्थन है महाविकास आघाड़ी को। जो महाविकास आघाड़ी से हमने मुतालबात किए हैं उनमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है उसे फौरी और मुकम्मल मनसूख किया जाए। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने मंजूर किया था, वो बहाल किया जाए और अनकरीब अगर हुकूमत आघाड़ी की आती है तो हर शोबे में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। पुलिस भर्ती में मुस्लिम नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। सरकारी कमेटियों पर मुसलमानों को जो जिम्मेदारान हैं, बाशऊर तबके के लोग हैं, और ख़ास तौर पर हमारे जो उलमाए कराम हैं उनको भी जो मुस्लिम रिलेटेड जैसी कमेटियां हैं उन पर नुमाइंदगी दी जाए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव जी के पार्टी के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 मांगे रखे हैं जो बेबुनियाद है। इसमें सर्वे कराने की बात है, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को संरक्षण देने की बात है, इसमें मोदी जी के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को विरोध करने की बात है, और महाविकास आघाड़ी ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके मांगों पर वो पॉजिटिवली बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए, खासकर महाराष्ट्र की जनता को इसको विरोध करना चाहिए। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए, कृष्णा हेगड़े की तरफ से जो शिवसेना गुट के नेता हैं उनकी तरफ से तो कहा गया है कि आधारहीन है ये मांगे जो उलेमा बोर्ड की तरफ से कही गई हैं, लेकिन उलेमा बोर्ड ने भी कह दिया है आरक्षण से लेकर पुलिस भर्ती तक, पुलिस भर्ती से लेकर कमेटियों में मुस्लिम प्रतिनिधियों तक सब कुछ मांगे रख दी हैं। क्या समर्थन लेने के लिए महाविकास आघाड़ी मांगे मानेगा? देखिए, 2 बातें हैं निधि, बहुत क्लियर है। पहली बात ये कि जो लोग सरकार में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग विपक्ष में हैं उनके सामने हर मांगे मानने का एक तरीके से कह सकते हैं विकल्प है। जैसे कि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो जो भी दावे कर रही हैं, जो भी वादे कर रही हैं, उसमें उनका दावा ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। उसके ठीक विपरीत जो लोग सरकार में हैं उनके सामने अगर कोई इस तरह की दावे की बात होती है तो उनका कहना होता है कि हम विचार करेंगे। अब जो वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति में जो उलेमा है उन लोगों को ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के सामने अगर हम अपनी बातों को रखेंगे तो वो लोग इन बातों को अच्छी तरीके से सुनेंगे और निश्चित रूप से उस पर कुछ अमल करेंगे। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी एक पूरी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को उनके सामने पेश किया है। जहाँ तक मानने, नहीं मानने या फिर उसको गौर करने की बात है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहली बार जब उन्होंने इन सभी चीज़ों को रखा है तो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने इस बात की मंजूरी दी है कि हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम ज़रूर इस पे करेंगे। निधि, बड़ी बात आप बता रहे हैं और ये मांगे हम आपको 17 मांगे दिखा रहे हैं जो उलेमा बोर्ड की तरफ से रखी गई हैं और बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है उद्धव ठाकरे को भी और शरद पवार को भी चिट्ठी लिखी गई। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये 8वीं मांग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मांग देखिए, वक्फ बिल का विरोध किया गया है और इसमें ये मांग रखी गई है कि इस पर महाविकास आघाड़ी का समर्थन होना चाहिए। दूसरी नंबर 2 मांग क्या है? नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण। तीसरी मांग भी आपको बता दें जो रखी गई है, राज्य में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन का सर्वे कराया जाए। ये मांग रखी गई महाविकास आघाड़ी के सामने। चौथी मांग, महाराष्ट्र में वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है 2012 से 2024 तक दंगे के आरोप में बंद बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई हो, ये भी कहा गया है। और मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए महाविकास आघाड़ी इस पर सोचे। इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएं।
पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। ये 8वीं मांग है। 9वीं देखिए, रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने की मांग का समर्थन किया गया है उलेमा बोर्ड की ओर से। 10वीं मांग, उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम सरकारी समिति में हो, जो कमेटी बने उसमें हो। विधानसभा चुनावों में 50 मुस्लिम प्रत्याशी हो, उनका प्रतिनिधित्व हो। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की सरकारी भर्ती हो, ये भी मांग है। 13वीं मांग देखिए, राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ कानून बनाया जाए, ये मांग रखी है। विवादित धार्मिक टिप्पणी करने वालों पर प्रतिबंध के लिए कानून बने, ये भी मांग रखी गई है। महाराष्ट्र में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी मांग रखी गई है। और 16वीं मांग आपको बता दें, उलेमा बोर्ड को शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आश्वासन पत्र दें बाकायदा रिटर्न में कि ऐसा हम करेंगे। इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार के लिए जरूरी सुविधाएं दें, ये भी मांगों में कहा गया है। तो अब महाविकास अघाड़ी कितना एंटरटेन करता है और इन मांगों को कैसे माना जाता है समर्थन लेने के लिए, इस पर सवाल है कि महाविकास अघाड़ी क्या करेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। एक बार फिर बीजेपी पर योजनाओं की नकल का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की गारंटी पर अपनी पर्ची चिपका रही है बीजेपी। कांग्रेस पर वादे पूरा न करने का आरोप जो है वो झूठा है और जो कांग्रेस ने गारंटी दी उसी को ही कॉपी किया गया। बीजेपी अपने नाम से पर्ची दे रही है कि जो कांग्रेस की गारंटियां रही। फ्री रेवड़ी का प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला सामने आया है। बीजेपी नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये पवन खेड़ा का कहना है। कांग्रेस सरकारों के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। पवन खेड़ा की तरफ से ये भी कहा गया, पैसे खर्च करके राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बीजेपी के झूठ को बेनकाब करेंगे, ये भी कांग्रेस का कहना है। एक ऐसी पार्टी जो अपनी लकीर लंबी नहीं कर पाई, वो हमारी लकीर को छोटा करने के लिए षड्यंत्र रचती है। नेहरू जी से शुरू करती है, गांधी जी से शुरू करती है, इंदिरा जी, राजीव जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबके बारे में झूठ झूठ और झूठ। अब ये लोग सब तो उस झूठ का जवाब देने आ नहीं सकते, लेकिन अब जो हुआ, हमारी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारों के बारे में झूठ, सुबह से शाम तक झूठ होता है। कभी सुक्खू जी के बारे में झूठ, कभी रेवंत जी के बारे में झूठ, कभी हमारे सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के बारे में झूठ, और राहुल जी के बारे में तो आपने देखा है अरबों रुपए खर्च करके उनके बारे में सुबह से शाम तक झूठ बोलते। आज हमने ये निर्णय लिया कि जो लोग सुबह से शाम मेहनत करके अपनी सरकारें चला रहे हैं, अपनी गारंटियां लागू कर रहे हैं, वो खुद आपके सामने आएंगे और प्रधानमंत्री, बोलते हुए बुरा लगता है हमें लेकिन बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के झूठ को बेनकाब करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है हमारे खास शो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर खास शो का पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला ने आज मुंबई के धोबी घाट के लोगों से बातचीत की है। ये इलाका मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट में आता है। आदित्य ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर मजबूत है किसकी दावेदारी और मतदाताओं की नजर पे किसका पलड़ा भारी है। मुंबई के धोबी घाट से देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। राजनीति को काजल की कोठरी कहा जाता है, जिससे बेदाग निकल पाना लगभग लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, इस ठिकाने को आप यूं समझ सकते हैं कि ये अच्छे अच्छे दाग धुल देता है। जी हाँ, हम पहुंचे हुए हैं एशिया के सबसे बड़े धोबी घाट पर। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। और आज धोबी घाट में हम पोल खोलेंगे। पोल इस बात की कि धोबी घाट में बीते कुछ समय से कुछ बदला है क्या, यहाँ की जनता क्या सोचती है। अब एशिया का सबसे बड़ा धोबी घाट है, जाहिर तौर पर यहाँ वोटर्स की संख्या भी ज्यादा होगी। लेकिन इस धोबी घाट की याद कपड़े भेजने के लिए बस आती है या धोबी घाट की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए भी नेताजी इसकी सुध लेते हैं। इन तमाम सवालों पर जनता बोलेगी खुल के और पोल खोलेगी दिल से। इसको आप लोग बोलते क्या है, जो टंकी सा बना हुआ है इसको आप लोग क्या कहते हैं? टाकी बोलते हैं, टाकी पत्थर। वही टंकी जो हम हिंदी में बोलते हैं, टाकी। तो एक चीज बताइए, ये
अलग रंगीन कपड़े अलग धुलते हैं और सफ़ेद कपड़े अलग अलग वैरायटी की जरूरत है, अलग अलग धुलाई होता है। कलर अलग, वाइट अलग, जो लाइट डार्क है थोड़ा अलग। और जो है कि इसमें कोई दूसरा केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। वाइट में कोई भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं। जो मिडल में रहता है रंगीन में, उसको थोड़ा नॉर्मल केमिकल यूज़ करते हैं, ऐसा है। ये रंगीन कपड़े रंग भी छोड़ते हो? हाँ, कोई कोई जो कच्चा कलर था छोड़ता है रंग। अभी एक बात बताइए, पास आके बताएंगे तो, है ना। अभी क्या है कि तमाम नेता जो हैं वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन किसका रंग आप लोगों के ऊपर सबसे गहरा देखने को मिल रहा है? रंग इससे तो भगवा, भगवा बीजेपी। भगवा मतलब बीजेपी? बीजेपी। लेकिन इधर तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा हिंदूवादी। आज की जो पॉलिटिक्स है अपने फायदे के लिए है, जनता के फायदे के लिए नहीं है। धोबी घाट की बात हुई है कि यहाँ काम बंद नहीं होता। सरकार भी ऐसा कुछ काम की कि जो बंद ना हो, चलता रहे, लोगों की बढ़ोतरी मतलब बेहतरी करे। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे लोगों को अच्छा होना चाहिए। धोबी घाट के बारे में भी विचार किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। कौन सी सरकार ज्यादा अच्छा काम कर? तो हमारी बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है इस समय। अच्छा, लेकिन उद्धव ठाकरे या फिर आप बोलते हैं महाविकास आघाड़ी, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी कह रही है कि हम आएंगे तो हम गरीबों के लिए महंगाई सबसे पहले घटाएंगे, 5 ज़रूरी चीज़ों का दाम नहीं बढ़ने देंगे। इन सारी चीज़ों पे भरोसा होता है? देखो, अभी सरकार जिसकी आई वो जिस हिसाब से क्या करते, लेकिन हमारी सरकार ने तो अच्छा काम किया। बहन लाडली बहन का काम किया, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा किया जिन्होंने। रोड का काम, ब्रिज का काम, ये सब बहुत सारे अच्छे काम किए। धोबी घाट पे धोबियों को कुछ मिला? आप लोगों को कुछ मिला? मिला मतलब? अरे मतलब जब सारे अच्छे काम हुए, जैसा भाई साहब बता रहे थे, आप लोगों के लिए कुछ अच्छे काम हुए जिससे आप लोगों की इनकम बढ़े, मेहनत कम हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला अभी तक। अभी तक कुछ मिला ही नहीं। उम्मीद है कि मिलेगा? उम्मीद बीजेपी सरकार से है कि मिलेगा। बीजेपी सरकार से ही है? बीजेपी सरकार से ही। ऐसा काहे को? बाकी लोग तो बोलते हैं कि हम यहाँ के असली रहवासी हैं। जैसे उद्धव ठाकरे का मैं नाम इसलिए बार बार लेता हूँ क्योंकि आपके इलाके से तो उनके बेटे हैं ना। बेटे हैं, पर एक बार भी तो उनको आना भी तो चाहिए धोबी घाट में, देखना भी तो चाहिए धोबी घाट की हालत क्या है क्या नहीं। 24 घंटा पानी है कि नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, देखना भी तो चाहिए। है एरिया का, चलो मैं मानता हूँ कि हाँ है यहाँ के, पर उनको आना भी तो चाहिए। ये ऊपर अकेले जो बैठे हैं भाऊ, इधर जैसा वो बैठते हैं ना विधानसभा और लोकसभा स्पीकर, उसी तरीके से यहाँ अकेले बैठे हुए थे। क्या 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 देख रहे हो ऊपर से? वही सुन रहा हूँ इनका, राहुल भाई का, सोनू चाचा का। क्या बोलते हैं? ये सही बोलते हैं, गलत बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहे हैं सब। क्या सही बोले वो तो बताओ। बीजेपी आने वाली है, बीजेपी का एकदम अच्छा चल रहा है जलवा इधर, 7 रास्ता पूरा, मतलब महाराष्ट्र में अच्छा ही चल रहा है। शिवसेना और एकनाथ शिंदे का, और हम लोग तो है इसके चाहने वाले। ये क्या कर रहे हैं भाऊ आप? ये अभी मैं डिलीवरी, अभी होटल से आ रहा हूँ। अच्छा। और होटल में गेस्ट लोग का कपड़ा रहता है, कस्टमर लोग का, तो उसको मेरे को सॉर्ट आउट करने का, वाइट अलग करने का रहेंगे और कलर में अलग करके मशीन में डालने का है। अच्छा, बंटवारा कर रहे हैं? हाँ, बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी कहती है कि जो बटेगा वो कटेगा। हाँ हाँ, सुनो। हाँ, कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। सही कह रही, गलत कह रही है? सही कह रही है। बीजेपी के सपोर्टर हैं क्या सादा? हम लोग बीजेपी वाले हैं। ऐसा क्यों? क्या मतलब अच्छा हुआ आप लोगों के लिए? नहीं, इधर तो कुछ नहीं अच्छा हुआ। हम लोग के गांव में भी थोड़ा अच्छा विकास हो रहा है। अपना योगी साहब ने अच्छा किया है सब। अच्छा, ये यूपी का इफेक्ट आपको महाराष्ट्र में, योगी इफेक्ट महाराष्ट्र में। जो लोग कहते हैं ना कि ये असर नहीं पड़ता है, योगी आके यहाँ कुछ भी कह लें उसका असर नहीं पड़ता, ये कह रहे थे उद्धव ठाकरे या फिर आपके महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता, तो असर होता है नहीं होता अगर योगी यहाँ आकर कुछ बोले तो? बहुत असर होता है। और कुछ लोगों के इससे बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े धोबी घाट में हैं हम, तो ये कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है। अरे सर, आप यहीं के हैं क्या? मैं यहीं का हूँ, यहीं की पैदाइश है मेरी। बॉम्बे से इसी एरिया में मैं बड़ा हुआ। 64 साल हो गया मुझको। धोबी घाट से किस तरीके से जुड़े आप? भाई मैं भी इसी समाज से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो यहाँ हमारा भी यहाँ काम वाम चलता था, बंद है। लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो अभी सारे पॉलिटिकल पार्टी भी आती है, अपने अपने लेवल पे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा है कि पूरा एशिया में इससे बड़ा धोबी घाट नहीं है। लेकिन समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई?
थोड़ी बहुत होती है ऊपर ऊपर के लेवल पे। मेन यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। पहले 24 घंटे पानी होता था, अभी पानी बहुत कम आ रहा है। मतलब उन्होंने टाइम कट डाउन कर दिया है, ऐसा सब है। तो वो बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ बिना पानी के काम तो नहीं होगा। हाँ, बिना पानी धोबी कैसे कपड़ा कैसे धोए? काम धोए, तो वो ये हिसाब है। इसीलिए अभी कोशिश है, अभी देवरा जी ने भी बोला है, मिलिंद जी ने, कि भाई मैं जीत के आऊँगा तो मैं यहाँ आप लोग का वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे है। इधर इधर मैं बोल रहा हूँ, सब लोग बोल ले रहे हैं अपना समस्या, उसके बाद मैं बोलूंगा आराम से। क्या समस्या है? बहुत ज्यादा आराम नहीं करना, अभी तो चुनाव आ गया ना। सर जी, समस्या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वर्ली विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या धोबी घाट में है। क्या समस्या? सर जी, यहाँ पे तो पानी का प्रॉब्लम है। ये देखिए, अभी ये पूरा खोद के रखे हैं, यहाँ से पब्लिक आती जाती है, कितने लोग गिर चुके हैं, यहाँ पे पैर टूट चुका है कितने लोग का। हम लोग खुद हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको। कोई यहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है सर जी। 5 साल में हमको कोई भी सुविधा नहीं मिला है, ना एम्बुलेंस का मिला है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए मृत्यु वाहिनी भी नहीं है। ये डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। रुके रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं इतना सारा सामान लेके? ये बांद्रा जा रहे हैं सर जी। बांद्रा जा रहे हैं, तो बहुत हम लोगों की वजह से रुकना भी पड़ा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तो तकलीफ तो बहुत हो रही है। पानी का और आने का जाने का रास्ते में बहुत तकलीफ है। फिर भी है ना, थोड़ा सब्र करके आगे धीरे धीरे निकल। कोई नेता दिखता है जो लगता है कि नहीं ये काम सॉल्व कर दें? यहाँ पे कोई ऐसा नेता दिखता नहीं है। सब वही टाइम पे आते दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद अपना आगे चले जाते हैं। मतलब कपड़े से जैसे दाग गायब होता है चुनाव के बाद, वैसे ही नेता गायब हो जाते हैं। डब्बा में थोड़ा भर देंगे? बिल्कुल भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे। क्या क्या रखेंगे इसमें? 2 आदमी का खाना? जो बनाया वही रखूंगा। क्या बनाए वो तो बता दीजिए। चावल पकाया हूँ जी चावल। अब देख के मुंह में पानी आ रहा है अभी हमारे। खा लीजिए आप, साथ में बैठ के खाएं। खाइए आप। ठीक है, इनका दिल बहुत बड़ा है। मतलब अगर 1 आदमी के लिए खाना मांगे तो दे देंगे, 2 आदमी के लिए मांगे? बिल्कुल, जितना आपके पास है, जहाँ हमारे पास जितना होगा हम सब दे देंगे आपके लिए। बोलने के लिए बोल रहे नेता जैसे, या सच में दे देंगे? बिल्कुल सच में दे देंगे। हाँ, मजदूर आदमी है, मेहनत करके खाने वाले हैं और ईमानदार भी होते ईमानदार भी होते हैं। नेता ऐसा कोई है यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं, जो हम मांगते हैं उससे ज्यादा देने को तैयार हो, या कम से कम वो तो दे ही दे जो हम मांगे? वो तो देते ही हैं भाई, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। हाँ, खाना बना, अभी बच्चे लोग गए ड्यूटी पे। मेरा चना का धंधा है। मैं चना मसाला, इंडियन चना, घोड़े का दाना, मर्दों का खाना है। ये 36 जड़ी बूटियों से मैं बनाता हूँ। सब अपना। क्या बोले, एक बार फिर से बताइए क्या है? ये घोड़े का दाना है, मर्दों का खाना है, इंडियन चना है, 36 जड़ी बूटियों से बनाता है। वो काला वाला पत्थर है। वाह, ताली बजा दो भाई इनके लिए। और वर्ल्ड बेस्ट बनाता हूँ। सब बच्चे लोग सब पूजा सब खाते हैं, बड़े चॉइस से खाते हैं। और यही मेरा चना बिजनेस है। और खाने के बाद आदमी घोड़े जैसा एकदम तना रहता है। घोड़े की आवाज आता है। जब घोड़े का दाना खाओगे तो घोड़े की तरह आवाज आएगा ना। कबूतर का तो है नहीं, ऐसे आवाज आएगा? क्या घोड़े का जब दाना खाओगे तो घोड़े की तरह तो आवाज निकलेगा ना भाई। घोड़े जैसा भागने भी लगता है? दौड़ता है। अरे जो जिससे डोला नहीं जाता है धोबी घाट में, अभी जो गट्ठा लेके चले जाते हैं, सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, उनको एहसास नहीं पड़ता है। ये इंडियन चना की कमाल है। कमाल नहीं खाएंगे तो ये तो एनर्जी का ट्रांसफार्मर है धोबी घाट के अंदर, सबको एनर्जी दे। नंबर गेट 14 नंबर गेट, ये हैरान गली पठान मोहल्ला है, टाकी नंबर 420 है। नाम मेरा SK और चना दिया घस के 9636 तमाम 032 फोन का नंबर है। मैं इधर ही धोबी घाट में मैं चना का धंधा करता हूँ। हाँ, 36 जड़ी बूटियों से मिला करके बनाता हूँ, मस्त वर्ल्ड बेस्ट बनाता हूँ। क्या खाते हैं तो वाह, बुढ़वा खाए जवान हो जाए, लड़का खाए पहलवान हो जाए, कोई लाजवाब, कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब बनाता हूँ मैं चना। भाई आपका कोई जवाब नहीं है, हाथ में लाइए पहले तो। क्या नाम बताए अपना? मेरा नाम SK, संतोष कुमार। SK साहब, ऐसे कोई चना दिया घस के, इनका नाम है SK और चना दिया घस के चना आप किसी नेता को खिलाइए जो बहुत तेजी से काम करे। कौन से नेता खिलाएंगे जो थोड़ा कमजोर लगता है? सोचते हैं कि मैं करूंगा, लेकिन जब पैसा मिल जाता है तो गप हो जाते हैं। नेता लोग ना अपने को भी पहचानने से भूल जाते हैं, बोलते मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, अब जिस जगह पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर क्या काम होता है? धोबी घाट है, कपड़े धुलते हैं, कपड़े सूखते हैं। कपड़े सुखाने की? कपड़े सुखाने के। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी धोबी, हम भी कपड़े धोते हैं और कपड़े सुखाते हैं। धोबी पछाड़ मतलब चल रहा है? जल पछाड़ छतरी है हम। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राकेश सभाजी चौधरी है। चौधरी साहब हैं। इस बार कौन चुनाव में चौधरी बन रहा है? हमारे कैंडिडेट आदित्य ठाकरे, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ काम हुआ? कुछ लोग बोल रहे थे काम नहीं हुआ यहाँ पे।
काम तो बहुत सारे हुए हैं, और कौन सा नेता ऐसा है कि जो डंके के चोट पे काम करता, जरा मुझे बताइए तो। क्या काम किया आदित्य ठाकरे ने, थोड़ा वो तो बताइए। एक सामने देखो पड़ा हुआ बोर्ड है, देखो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, जो मुझे करके उन्होंने दिया है बस। क्या बताऊँ ना, एक बार घर में लाके दिए, हमारे नवरात्रि को उन्होंने शेड बना के दिया हमारे लिए। लोगों को घर देने की या शेड देने की और बात हुई है? और भी है, अभी प्रोसीजर धीरे धीरे होगा। नेता आप लोग को दिख रहा है जो इधर आप लोगों की परेशानी को कम करे? मैं सारा हुआ ने अपने लबाब से किया, हमारे के लबाब से अपने मतलब से हुआ ना कि पब्लिक के देखा है मैंने नेता। कोई नेता नहीं है जो यहाँ पे पब्लिक को देख? नहीं नहीं, आप नहीं बोलेंगे? आपके हिसाब से कोई है? मुझे क्या पता, मेरी सास है यहाँ। अरे एक सेकंड, ये आपने बात बोली है? नहीं नहीं, ये सास है ना, ये बोलेंगी खुद ही, ये बड़ी है सबसे, ये बोलेंगी। सास के सामने बहू बहू नहीं बोल सकती ना, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। हाँ तो क्या सास भी बोलने जाती थी? एक बात बताइए, मैं आता हूँ अम्मा आपके पास, हमको थोड़ा सा बताइए। इधर एक पार्टी बोलती है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, कौन सी पार्टी बोलती है मालूम है? हमको नहीं मालूम है। नहीं है। कांग्रेस कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी कुछ और कह रही है बटोगे तो कटोगे। इसका असर आप लोगों को कुछ पड़ता है, कुछ होता है अम्मा? नहीं नहीं। कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई नहीं अच्छा करता है। नहीं। सब अपने मतलब से आवता, क्यों काम करना आवता, मतलब से आवता सब। ये जो ड्रम्स हैं इसके अंदर पानी भरा आपको नजर आ रहा होगा और नीचे से इन्हें गर्म किया जाता है, इसलिए इस जगह को भट्टी कहा जाता है। हालांकि ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि बीएमसी की तरफ से बार बार इन लोगों को ना सिर्फ हिदायत दी गई बल्कि प्रदूषण को देखते हुए लोगों के ऊपर चालान भी किए गए। अब धोबी घाट में आने के बाद लोगों की बात जब आप सुनेंगे तो उनको लगता है कि अब जो भी सरकार चुनावी डिब्बा उनके लिए लेकर आ रही है उसमें इन भट्टियों को, अगर चलिए लकड़ी जलाने से प्रदूषण हो रहा है तो गैस पाइपलाइन से चलाने की व्यवस्था तो करे ताकि इनका काम भी हैम्पर ना हो, इनका खर्च भी ना बढ़े और ये लोगों को अपनी सेवाएं ऐसे ही देते रहें जैसे ये 100 साल से भी ज्यादा वक्त से अब तक देते आ रहे हैं। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर दिख रहे हैं? कब पहले वोट डाला आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर। कितनी साल उम्र? मैं अभी 19 का हो गया। 19 के करीब है। तो अभी धोबी घाट में सब चंगा सी? नहीं, अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है धोबी घाट को। मतलब बहुत से तकलीफ़ें हैं, जैसे पानी का तो बहुत तकलीफ है, पानी और भट्टी बहुत टूटा हुआ है। और पानी भट्टी में क्या किया जा सकता है? पोल्यूशन की वजह से भट्टी बंद हुई है? पोल्यूशन की वजह से तो भट्टी बंद हुई है। उसका कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाए तो बहुत अच्छी है। कैसे हो सकता है? गैस पाइपलाइन का अगर दे दिया जाएगा तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा उससे। किसी ने बोला है ऐसा कर सकते हैं? बोला तो नहीं है अभी। ये एक इमोशन है आप कह सकते हैं। क्या नाम लिखा? मोहम्मद साबिर अली। मोहम्मद साबित। कैसा चल रहा है धोबी घाट में सब? सही चल रहा है, बस यहाँ एक ही सोल्यूशन है जो पानी का बहुत लोचा है। 4 बजे पानी आता है, 5 बजे चला जाता है। लोचा दूर कैसे होगा? अभी साहब लोग करेंगे, सर्कल पे अपना जो आटा खोला जाता है वो और आटा 2 आटा बढ़ा देवे तो अभी पूरी घाट को पानी मिलेगी। पर पानी खाली 14 नंबर पे होता है, जिसका होता है उसका मैं तो 4-4 दिन टैंकर मंगा के काम किया हूँ। टैंकर का पानी 1500-1600 का टैंकर मंगाता हूँ। चेक कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? ये अभी हाइड्रो कर रहे हैं इसको। इससे क्या पानी निकलता है इसके अंदर से, जो गीला रहेगा ना अपन धुलने के बाद तारने के बाद इसमें घुमाएगा तो आधा पौना घंटे में कपड़ा सूख जाता है। जैसा अपना दिन भर में सूखता है ना कपड़ा, वो 1 घंटे में सूख के रेडी हो जाए। मतलब निथारना ये ड्रायर है या? ड्रायर नहीं है, इसको हाइड्रो बोलते हैं। हाइड्रो जो बस पानी निकालेगा? पानी निकालेगा ऐसा। निथारना जो हम कहते हैं, निचोड़ना है ना। पब्लिक को भी ऐसी निचोड़ रही है क्या सरकार? निचोड़ेंगी ना, पब्लिक तो पब्लिक को निचोड़ने के लिए तो सरकार बनी है, और कहीं के लिए बने है और क्या। वो तो बोलते हैं हम आपके लिए काम करने के लिए बने से। इधर पानी नहीं आ रहा है, 7 बजे बंद हो जाता है पानी, तो काम कैसे करेंगे? दुनिया का सेवा करो, पब्लिक की सेवा करो। जब तक धोबी कपड़ा नहीं धोएगा तो नेता अच्छा कपड़ा कहाँ से पहनेगा? ये कौन सी मशीन है, क्या काम हो रहा है? ये वॉशिंग मशीन है, ये कपड़ा धोने वाली है, वॉशिंग हो रहा है। अच्छा, मतलब हाथ के अलावा मशीन से भी धुल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर हाथ के यहाँ मशीन से भी धुलता है और ड्रायर भी है और सुखाने का आधुनिक हिसाब से हम लोग जब डेवलपमेंट हो रहा है धोबी लोग का भी मशीन से हम लोग का ज़्यादा कपड़ा हाथ से धोने में कम धोते थे, और मशीन आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा धोने लगा। इसमें दाग वाग जाता है? हाँ, दाग सब जाता है। हाँ, लेकिन क्या ऐसा काम है
जो आपको लगता है कि और यहाँ हो जाए तो स्थिति बेहतर होगी? क्या सपने आप लोगों को दिखाए गए थे कुछ ऐसा? सपने तो दिखाए गए थे, बीच में बिल्डर आए थे, सपने तो दिखाए गए थे। आज जो अहमदाबाद में जो धोबी घाट है मॉडर्नाइज, वैसा हम लोग कुछ करके दिए तो भी अच्छा था। यहाँ पर जब जमीन जो धोबी घाट का फ्लोर है पूरा खराब हो चुका है, बहुत साल पुराने जो काम किए थे ना वही है, बाकी रोड भी खराब हुआ है और यहाँ का भट्टी भी पूरा खराब हो चुका है। थोड़ा अभी बीच में फंड आया था, थोड़ा बहुत इन लोग बना के दिए है, अभी 60% भट्टी बाकी है। मतलब सिर्फ 40% काम? 40% काम हुआ है और 60% बाकी है। और ये हेरिटेज में बोलते हैं डेवलप नहीं कर सकते बता, और हेरिटेज में है तो हेरिटेज के साथ अच्छा सुविधा दे के हम लोग को देगा तो हमारे जीवन अच्छा होगा। मतलब बहाने ना बनाए, काम बहाने नहीं बने, काम करे। जैसे ये मशीन 24 घंटे काम करती है वैसे ही नेता भी काम करे, और नेता लोग के घर में जैसा सुविधा है हम धोबी लोग को भी कुछ सुविधा दे सकते हैं ना, नेता लोग चाहे तो। ये वॉशिंग मशीन है, घरों में ऐसी वॉशिंग मशीन आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा कपड़े आते हैं तो एक बार में कितने कपड़े इस मशीन में? 150 से 200 कपड़ा जाते हैं इसमें एक बार में। तो ये भी ख्याल रखते हैं कोई रंग ना मिले? नहीं, वो लोग हम लोग को अलग से कपड़ा जो आता है ना तो हम लोग शार्टिंग करते हैं उसको कि कलर वाइज अलग करते हैं। तो सबसे बड़ी मशीन 150 कपड़े वाली होती है या उससे बड़ी? उससे भी ज्यादा होता है, 250-300 भी कपड़े जाते हैं। हाँ। कितना खर्चा आता है एक मशीन पे? कम से कम 3-3.5 लाख रुपए जाता है। 3-3.5 लाख रुपए। तो क्या अभी आप लोग जब काम शुरू कर रहे होते हैं तो दिक्कत तो आती होगी मशीन लेने में? हाँ, मशीन तो अब हम लोग गरीब आदमी है, धोबी का लाके धुलते हैं तो हम लोग को जो इतना महंगा पड़ता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कमा के धीरे भरते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग की मजबूरी है। गवर्नमेंट से हम लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए, जैसे हम लोग सोचते धोबी जात की, तो हम लोग को सब्सिडी मिले तो हम लोग और अच्छे से व्यवसाय कर सकते हैं। किसी नेता ने ऐसा बोला कि हम आएंगे तो थोड़ा आपकी परेशानियां कम होंगी? नहीं, ऐसा तो कोई नेता बोला नहीं है। जब आप धोबी घाट आएंगे तब आपको ये पता पड़ेगा कि धोबी घाट में ऐसा नहीं कि सिर्फ धोबियों का काम है, इसमें कई लोगों का काम जुड़ा होता है। कई लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं। जैसे ये हाथ गाड़ियां देख लीजिए, इन हाथ गाड़ियों का विशेष योगदान रहता है धोबी घाट में। अब क्या योगदान है? आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। क्या काम करते हैं? हाथ गाड़ी खींचता हूँ। अच्छा, इनमें से एक गाड़ी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी अपनी इधर है। तो ये धोबी घाट में ये गाड़ियां क्या कर रही हैं? क्या करते हैं आप लोग धोबी घाट में? हम लोग यही कपड़े लेके जाते हैं, लेके आते हैं। हाँ, दिन में आप सुबह जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं। हाँ, अभी खा पी के 3 बजे के बाद जाएंगे छोड़ने के लिए। हाँ, फिर आएंगे 7 बजे। कितने दूर तक जाते हैं? ये जैसे अपना नल बाजार हो गया, किला हाउस हो गया, डोंगरी हो गया, मतलब जैसा काम है बहुत दूर तक जाते हैं। दूर तक हम लोग जाते हैं। देखिए, वही बात है कि एक कोई काम शुरू होता है तो उसके साथ कई काम निकलते हैं, और यही रोजगार जो पैदा करने वाली बात है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने रोजगार इस धोबी घाट से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें अगर बूस्ट मिलता है या थोड़ा सा भी कोई आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो अपने आप बाकी लोगों का काम भी बढ़ेगा। सही बोलता है ना? हाँ, वो तो है ना, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो ये है एशिया का सबसे बड़ा धोबी घाट, और इसकी परेशानियों से आज हमने आपको रूबरू कराया। ये वो आरोप है, ये वो परेशानियां हैं जो यहाँ बसने वाले नेताओं के दामन पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से लगते आ रहे हैं, और शायद नेताओं ने मान लिया कि कुछ दाग अच्छे हैं, वरना इनकी परेशानियों के वो दाग बहुत पहले धुल चुके होते। बहरहाल, आज की इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुंबई के किसी नए ठिकाने पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।